वहीं यूपी के कुशीनगर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। कुएं में पूजा करने गई 1 दर्जन से अधिक लड़कियां और महिलाएं वहां गिर गई। हादसे में 13 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि कुएं का स्लैब टूटने से उस पर खड़े करीब 22 लोग कुएं में गिर गए। इनमें 9 और 2 महिलाओं की मौत की पहले खबर थी। अब यह आंकड़ा बढ़कर 13 हो गया है और बताया जा रहा है कि ये सारी महिलाएं हैं। इस दर्दनाक हादसे में कई लोग घायल भी हैं, जिनमें से कुछ लोगों की हालत गंभीर है। यह हादसा कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया के स्कूल टोला के एक परिवार में शादी समारोह में कुछ रस्म अदायगी के दौरान हुआ, जब कुएं के स्लैब पर ज्यादा भार पड़ने की वजह से वो टूट गया और महिलाएं और बच्चे इस कुएं में गिर गए। राहत और बचाव काम के लिए मौके पर राहत दल के अलावा कई थानों की पुलिस और डीएम तक पहुंचे और हालात संभालने की कोशिश की। पूरे इलाके में इतनी बड़ी तादाद में मौत की खबर से कोहराम मचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है और अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर हर तरह की जरूरत पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा डीएम ने पीड़ित परिवार को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यालय ने एक ट्वीट जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में कुएं में गिरने की दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल बचाव और राहत कार्य संचालित कराने तथा घायल लोगों का समुचित उपचार कराने का निर्देश दिया है। 8:30 के आसपास ये दुखद और दर्दनाक घटना घटी है। जिस कुएं का एक कार्यक्रम हो रहा था, वो कुआं पे का जो स्लैब वो टूट के हट गया। वहाँ पे जितने लोग थे वो सीधे सीधे कुएं में चले गए और इस सूचना को प्राप्त होकर स्थानीय लोग और स्थानीय पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने जितना संभव हो सका स्थानीय प्रयासों से उन लोगों को निकाला और उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। अभी तक की सूचना के अनुसार करीब 13 लोग मिले हैं अभी तक के सर्च ऑपरेशंस में और 13 ही दुखद बात है कि जिन सभी की डेथ हो गई। बहुत दुखद घटना है कि मतलब इतने लोग उस कुएं के ऊपर खड़ा नहीं होना चाहिए था। ये उसके उस स्लैब जो गिरने की वजह से ये घटना हुई है। अभी जो संज्ञान में जो आए हुए हैं कि जो यहाँ की जो नज़दीकी सीएचसी में जो डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे वो संज्ञान में आए हुए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम शासन को लिखेंगे। और दूसरा चीज़ है जो जिला अस्पताल में भी भेजा गया है, वहाँ पर भी हम लोग उनका इलाज के लिए पूरा व्यवस्था किए जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की एक टिप्पणी को लेकर सियासी बवाल होने लगा है, जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने यूपी और बिहार के लोगों को पंजाब में नहीं आने देने की बात कही है। चन्नी ने जिस वक्त पंजाबी में यह टिप्पणी की, कांग्रेस महासचिव और यूपी कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी भी चन्नी के साथ मंच पर मौजूद नजर आए। चन्नी के इस बयान की आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निंदा की। बीजेपी ने भी चन्नी के बयान को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया। ये बहुत शर्म की बात है कि किसी भी ये हमारा पूरा देश एक है। किसी भी व्यक्ति को, मेरे को भी वो काला 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 कहते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। प्रियंका गांधी भी तो यूपी को बिलोंग करती है, तो एक वो भी तो भैया हो गई। प्रियंका जी की मौजूदगी में बिहारी का और यूपी के लोगों का, बिहार, यूपी और पूर्वांचल के लोगों को भैया कह के ऐसा अपमान किया है, इसका जवाब यूपी की जनता देगी, बिहार की जनता कांग्रेस को देगी। हम अपने यहाँ यूपी में और बिहार में रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। हम किसी के भरोसे नहीं हैं, लेकिन अगर बिहार के लोग कहीं काम करने जाते हैं, उनका कोई मुख्यमंत्री खुलेआम इस तरह से अपमान करे
और कांग्रेस नेतृत्व वहीं पर बैठा हो तो ये बिहार यूपी के लोग कभी इसको स्वीकार नहीं कर सकते। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। पीएम मोदी ने कल पठानकोट में रैली करके कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम ने कहा, जहां एक बार बीजेपी के पैर जम जाते हैं वहां दिल्ली में बैठकर रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने वाले परिवार की छुट्टी हो जाती है, वंशवाद का सफाया हो जाता है। उन्होंने लोगों से 5 साल सरकार चलाने का मौका मांगते हुए कहा कि पंजाब के विकास में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। सीमावर्ती जिले पठानकोट में अपनी रैली में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए विपक्ष की आलोचना की। इन्होंने शहीदों की शहादत पर कीचड़ उछालने का पाप किया था कि नहीं किया था? और आप देखिए पुलवामा के हमले की बरसी पर भी ये कांग्रेस के लोग अपनी पाप लीला को बंद नहीं कर पाए, बाज नहीं आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। पठानकोट, जिसकी सीमाएं पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से मिलती हैं, वो गुरदासपुर लोकसभा सीट के 10 खंडों में से एक है। यहाँ ज्यादातर हिंदुओं की आबादी है और ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यही हमारा संकल्प है। यही वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। मजबूत पंजाब बनवाऊंगा। दिलचस्प बात ये रही कि प्रधानमंत्री के साथ मंच पर प्रदेश बीजेपी इकाई के सभी बड़े नेता मौजूद थे, बस यहाँ के सांसद सनी देओल गायब थे। उनके नाम का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। पंजाब के सपनों को मौका दीजिए। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाए, लेकिन रैली में आए युवाओं का कहना था कि उन्हें सबसे बड़ी चिंता बढ़ती बेरोजगारी की है। जेकर पंजाब दे विच बीजेपी की सरकार आती है तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ युवाओं ਨੂੰ बहुत ज़्यादा मौके मिलणगे ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ और उन्होंने रोजगार मिलूगा। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤੇ। ਓਵਰਆਲ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। हाँ, पंजाब सरकार ने बंद करवाते। पठानकोट जो है भाजपा का एक गढ़ माना जाता है और इस बार जो है यहाँ पर जो चुनाव है वो एक साख की भी लड़ाई है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा यहाँ से एक चौतरफे मुकाबले में घिरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोआबा और माझा में एक रैली एड्रेस की है और कल वो मालवा क्षेत्र में भी एक पब्लिक रैली को एड्रेस करने वाले हैं। ऐसे में भाजपा ये उम्मीद कर रही है कि 10 मार्च को जब मतदान के नतीजे आएंगे तो वो भी पंजाब की सियासत में एक तगड़ी पार्टी उभर कर सामने आएगी। अश्विनी मेहरा के साथ पठानकोट से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के गया जिले में पुलिस के साथ ग्रामीणों की झड़प की खबर है। पुलिस ने रेत माफिया के समर्थक ग्रामीणों पर जमकर लाठियां बरसाई। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, कई महिलाएं भी गिरफ्तार की गई हैं। ग्रामीणों ने पुलिस पर भारी पथराव और आगजनी की। कई पुलिस वाले पत्थरबाजी में घायल हुए। पुलिस पर हाथ बांधकर मारपीट करने का भी आरोप लगा है, जो तस्वीरों में साफ दिख रहा है। गया के आढ़तपुर गांव के पास मरिहर नदी के तट पर रेत की बंदोबस्ती का विरोध कर रहे थे ग्रामीण। मनीष कुमार है हमारे साथ। मनीष, ताजा अपडेट। मनीष, इस पूरे खबर के बारे में दर्शकों को बताएं। हम मनीष से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि यहां पुलिस और प्रशासन की मिली भगत के बाद रेत का खनन होता है अवैध रूप से, और इस मामले में जब पुलिस कार्रवाई करने पहुंची थी तो जो ग्रामीण वहां उस खनन में काम कर रहे थे उन्होंने इसका विरोध किया। पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने हाथ बांधकर ग्रामीणों के साथ मारपीट की। मनीष कुमार है हमारे साथ। मनीष, पूरा अपडेट दें। गया जिले की घटना है और जहां भी बालू घाट होता है वहां पर एक जुरिस्डिक्शन को लेके
और अवैध रूप से माइनिंग जो है वो पुलिस और प्रशासन के नाकों के नीचे होता है, और ये बात किसी से छिपी नहीं है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईओडब्ल्यू की जांच ऐसे इलाकों में जो ऑफिसर पोस्टेड थे उनके खिलाफ शुरू की, और जिन जिन अफसरों के यहाँ छापे पड़े उसमें लाखों करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई। ये घटना कल गया की है। वहां पर जब प्रशासन के लोग डिमार्केशन के लिए गए थे तो जो लोग इलीगल माइनिंग में लगे हुए थे उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की, फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, और उसके बाद कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन हिरासत में जिस प्रकार से उन्हें रखा गया है, और इन लोगों का आरोप है कि उनको ये हाथ उनकी इस प्रकार से बांधकर और उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया, जो जिसके ऊपर सारे लोग अब सवाल कर रहे हैं कि ये तो ऐसे जब भी नक्सलियों को पकड़ा जाता है या उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तब उन्हें इस तरीके से रखा जाता है, लेकिन जो आम लोग हैं जो जिनके ऊपर में अवैध बालू खनन या पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करने का आरोप है, वैसे में महिलाओं के साथ ये कैसा ये सलूक जो है, ये क्या लॉ के अंदर उनको परमिसिबल है, और किसके आदेश से इस तरीके से महिलाओं के साथ ऐसा ट्रीटमेंट हुआ। सारिक, शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। यूपी के कुशीनगर में एक बड़ा हादसा हो गया। कुएं में पूजा करने गई 1 दर्जन से अधिक लड़कियां और महिलाएं वहां गिर गईं। हादसे में 13 महिलाओं की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि कुएं का स्लैब टूटने से उस पर खड़े करीब 22 लोग कुएं में जा गिरे। इनमें 13 महिलाओं की मौत की खबर है। इस दर्दनाक हादसे में कई लोग घायल भी हैं, जिनमें से कुछ लोगों की हालत गंभीर है। यह हादसा कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया के स्कूल टोला के एक परिवार में शादी समारोह में कुछ रस्म अदायगी के दौरान हुआ, जब कुएं के स्लैब पर ज्यादा भार पड़ने की वजह से वो टूट गया। राहत और बचाव के लिए मौके पर राहत दल के अलावा कई थानों की पुलिस और डीएम तक पहुंचे और हालात संभालने की कोशिश की। पूरे इलाके में इतनी बड़ी तादाद में मौत की खबर से मातम छाया हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है और अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर हर तरह की जरूरत पूरी करने का निर्देश दिया। इसके अलावा डीएम ने पीड़ित परिवार को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया है। यहां हम आपको बता दें कि इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हादसा कितना दर्दनाक था। कुएं के पास ये महिलाएं पूजा करने गई थी, लेकिन उस पर पड़ा स्लैब उनके भार से टूट गया, क्योंकि उस पर कई लोग खड़े हो गए। 13 महिलाओं की मौत की खबर है, कई गंभीर रूप से घायल हैं। बचाव और राहत का काम तेजी से चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर सारे अधिकारी और प्रशासन से जुड़े लोग इसमें कोशिश में लगे हैं कि अब जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए और उन्हें बचाया जा सके। 8:30 के आसपास ये दुखद और दर्दनाक घटना घटी है। जिस कुएं का एक कार्यक्रम हो रहा था वो कुआं पे का जो स्लैब वो टूट के हट गया। वहाँ पे जितने लोग थे वो सीधे सीधे कुएं में चले गए, और इस सूचना को प्राप्त होकर स्थानीय लोग और स्थानीय पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने जितना संभव हो सका स्थानीय प्रयासों से उन लोगों को निकाला और उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। अभी तक की सूचना के अनुसार करीब 13 लोग मिले हैं अभी तक के सर्च ऑपरेशंस में, और 13 ही दुखद बात है कि जिन सभी की डेथ हो गई है और सभी महिलाएं बताई जा रही हैं। बहुत दुखद घटना है कि मतलब इतने लोग उस कुएं के ऊपर खड़ा नहीं होना चाहिए था। ये उसके वो स्लैब जो गिरने की वजह से ये घटना हुई है। अभी जो संज्ञान में जो आए हुए हैं कि जो यहाँ की जो नज़दीकी सीएचसी में जो डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे वो संज्ञान में आए हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम शासन को लिखेंगे। और दूसरा चीज़ है जो जिला अस्पताल में भी भेजा गया है, वहाँ पर भी हम लोग उनका इलाज के लिए पूरा व्यवस्था किए जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की एक टिप्पणी को लेकर सियासी बवाल होने लगा है, जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने यूपी और बिहार के लोगों को पंजाब नहीं आने देने की बात कही। चन्नी ने जिस वक्त पंजाबी में ये टिप्पणी की, कांग्रेस महासचिव और यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी भी चन्नी के साथ मंच पर मौजूद नजर आई।
चन्ने के इस बयान की आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निंदा की। बीजेपी ने भी चन्ने के बयान को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया। बिहार से दिल्ली से भैया आगे राज करते ये बहुत शर्म की बात है कि किसी भी ये हमारा पूरा देश एक है। किसी भी व्यक्ति को, मेरे को भी वो काला 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 कहते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। प्रियंका गांधी भी तो यूपी का बिलोंग करती है, तो प्रियंका जी की मौजूदगी में बिहारी का और यूपी के लोगों का, बिहार, यूपी और पूर्वांचल के लोगों को भैया कह के ऐसा अपमान किया है, इसका जवाब यूपी की जनता देगी, बिहार की जनता कांग्रेस को देगी। हम अपने यहाँ यूपी में और बिहार में रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, हम किसी के भरोसे नहीं हैं। लेकिन अगर बिहार के लोग कहीं काम करने जाते हैं, उनका कोई मुख्यमंत्री खुलेआम इस तरह से अपमान करे और कांग्रेस नेतृत्व वहीं पर बैठा हो, तो ये बिहार, यूपी के लोग कभी इसको स्वीकार नहीं कर सकते। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। 5 बार के विधायक और 2 बार मंत्री रामवीर उपाध्याय हाथरस से सादाबाद विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार वो बीएसपी के टिकट से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार वो अपना चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर पा रहे, देखिए रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। हाथरस में सादाबाद विधानसभा से बीजेपी के टिकट से रामवीर उपाध्याय 6वीं बार चुनावी मैदान में हैं। लेकिन इस बार उनकी तबीयत खराब होने से उनका चुनाव प्रचार उनकी पत्नी सीमा उपाध्याय, बेटी नीति और बेटा चिराग उपाध्याय के हाथों में है। सादाबाद में निकल रही उनकी रैली में 15 दिन बाद वो बुधवार को गाड़ी में बैठे दिखे हैं। उनकी बेटी कहती हैं, स्वास्थ्य खराब होने का प्रभाव उनके चुनाव पर नहीं पड़ेगा। हमने हर बार, हर 5 साल में जितनी बार चुनाव होते हैं, हम सब प्रचार करते हैं। लेकिन तबीयत उनकी नहीं ठीक है। अभी तबीयत ठीक है रामवीर जी की? बिल्कुल ठीक है, पीछे गाड़ी में है, अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं, सब कुछ है। क्योंकि उन्होंने जो अपना चुनाव प्रचार है वो आज ही वो क्षेत्र में दिखे, उससे पहले थोड़ा वो कोरोना की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से उनको बाहर नहीं निकाल रहे थे हम लोग। अच्छा, वरना बिल्कुल स्वस्थ है वो। हाथरस की 3 सीटों में से 2 बार पर पिछली बार बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि एक बीएसपी के रामवीर उपाध्याय ने जीती थी। लेकिन इस बार उनके सामने एसपी आरएलडी के प्रत्याशी प्रदीप उर्फ गुड्डू चौधरी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। 3.5 लाख मतदाता वाली इस सीट के जातीय समीकरण को अगर देखें तो 1 लाख जाट, 60,000 दलित, 40,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। अब इस इलाके के विकास का जायजा लेते हैं। ये जाटो बहुल वाला चमरवा गांव है। चुनाव आया तो ये सड़क बनवाने का बोर्ड लग गया, लेकिन रामवीर उपाध्याय के पार्टी बदलने से यहाँ के मतदाता खुश नहीं हैं। बोर्ड 2 महीना पहले लगा दिया गया और 18.5 लाख रुपए का ये बोर्ड लगाया गया। ये बोर्ड के ठीक सामने आप देखिए यहाँ पे कि पानी भरा हुआ है, और काम कौन सा हुआ है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये काम हुआ है 18.5 लाख रुपए की लागत से इसको बनाया गया है। ये सड़क है, ये राया सादाबाद की सड़क है, और इसके बीच में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ईंटें जो लगाई गई पत्थर की, इस काम का वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। अभी प्रधान जी भी आगे, उनसे बात करते हैं कि आखिर गांव में क्या डेवलपमेंट हुआ है, इस बार किन मुद्दों को लेकर ये लोग वोट करेंगे। आज तक कोई काम नहीं किया हमारे गांव में, कोई आज तक काम नहीं। 5 साल विधायकी इनको दिलवाई पहले, आज तक कोई काम नहीं किया। बोर्ड तो लग गया 2 महीना पहले, वो कुछ नहीं, ये बोर्ड ही लगा गए वैसे ही, कुछ नहीं। खंडा देखो वहाँ तो मात्र सब पड़ा है वैसे ही, कुछ काम नहीं किया आज तक। अच्छा, हाँ। और चुनाव प्रचार में आए रामवीर जी की? नहीं आए हैं, नहीं आए। 5 साल से हमने तो देखा ही नहीं है उनको। हाथरस के सादाबाद विधानसभा में खारा पानी, आवारा मवेशी, सरकारी बसों और सड़कों की समस्या भी एक बड़ा मुद्दा है। इसी के चलते इस विधानसभा पर बहुत दिलचस्प सियासी लड़ाई चल रही है।
हाथरस से अश्वनी और शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। एनडीटीवी बीप्स में सबसे पहले आपको दिखाते हैं पुलिस की परीक्षा लेने वाले शख्स का वीडियो। हरियाणा के पंचकुला में एक शख्स ने 112 नंबर पर सिर्फ यह देखने के लिए डायल किया कि पुलिस आती भी है या नहीं। 112 में फोन किया था? हाँ, मैं चल लग रहा था। हाँ। तो मैं कहा चल देखें भी कॉल कर रही काम कर रही कि नहीं। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं टपरिया गांव का रहने वाला जी। फिर यहाँ क्या कर रहे हैं आप? तो 12 बजे रहे, 12 बजे क्या आप जरूरी सर्दी में कहाँ घूम रहे? तो फिर ये क्या परीक्षा ले रहे पुलिस की? अभी 112 आवेगी कि नहीं आवेगी? अपने टाइम पर जहाँ उनकी ड्यूटियाँ वहाँ पे आवेंगे अपने आप। शराब कहाँ पी आपने? शराब तो नहीं पिए, बियर पी थी, 3 बीरा पी। कहाँ? यही ये चेक करने के लिए कि पुलिस आ रही कि नहीं आ रही। बस फिर बात यही है, ये पुलिस आएगी, आपने बुलाया आएगी ना पुलिस। संतुष्ट हैं आप इससे? हाँ। और अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र का एक वीडियो जहां तेंदुए के बच्चे का मुंह एक प्लास्टिक के कंटेनर में फंस गया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद वन विभाग ने उस तेंदुए के बच्चे को बचा लिया। यूपी के कानपुर में लाल इमली कपड़ा मिल एक वक्त में मशहूर फैक्ट्री थी। 1876 में बनी यह मिल आज बंद हो चुकी है, लेकिन यहां काम करने वालों का प्यार मिल से कम नहीं हुआ। मिल में काम करने वाले कुछ पुराने कर्मचारी आज भी इस मिल के बाहर कपड़े बेच रहे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी संकेत उपाध्याय ने। हम लंदन में हैं, ये वेस्टमिंस्टर है और मेरे पीछे ये बिग बेन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये कानपुर है और कानपुर में ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसको कहते हैं लाल इमली कपड़ा मिल, और बहुत मशहूर फैक्ट्री थी ये एक वक्त में। सन 1876 में बनी हुई, और ये इमारत बता रही है कि ये कितनी बड़ी फैक्ट्री रही होगी। इसका आप जैसे साइन देख सकते हैं, अंग्रेज लेकर के आए। इसका नाम था द ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन, BIC कहते हैं इसको। कानपुर, जो जिस तरीके से अंग्रेज कानपुर को बोलते थे, वो भी लिखा हुआ है। और ये सरकारी कंपनी है, PSU है। 1876 में बनी। सन 81 में सरकार ने बोला कि आओ अब तुम सरकारी हो गए, और सन 89 से कंपनी में प्रॉफिट होना बंद हो गया। और 2005 के बाद से तो आप ये समझिए कि एक ऐसी स्थिति है कि अब कपड़ा भी बनना बंद हो गया। अब जो लोग यहाँ काम करते थे वो तो काम नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एक आधा लोग हैं जो कि इस मिल की मोहब्बत में बाहर कुछ पुराने बने हुए कपड़े जो थान बच गए वो आज भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नया ले आए सामान और कुछ वही पुराना लाल इमली जैसा। आइए इनसे बात करते हैं। यहाँ पर हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार, आइए इधर है। आपका शुभ नाम? मोहम्मद नसीम। आप इस मिल में थे, आप बता रहे थे आपके पिताजी भी इसी मिल में थे? जी, मेरे पिताजी इसी मिल में थे। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए लाल इमली का भी कुछ सामान है क्या? नहीं, लाल इमली का तो कोई सामान नहीं। जैसे कपड़ा वपड़ा कभी कोई मल्चन के पास मिल जाता तो वो बेचते नहीं, तो अदर कंपनी का माल है। मतलब बाहर की और दूसरी कंपनियों का है। कुछ एक आधा लाल इमली या धारीवाल में देखता हूँ यहाँ लिखा हुआ। नहीं नहीं जी, देखते हैं लेकिन लाल इमली का है नहीं सर। कपड़ा है अंगोला, वो भी डिफेंस का। दिखाइए कौन सा। तो जो पुराना, आपको ये भी बता दें कि लाल इमली में जो फौज थी या पुलिस थी, मिलिट्री थी, उनके भी कपड़े बनते थे। तो ये कह रहे हैं कि अब इस मिल से तो कुछ है नहीं, तो किसी के पास कुछ पुराना पड़ा रह गया। जो एजेंट यहाँ के थे जी, जिनके पास यहाँ की डीलरशिप थी, वो उनके पास मिल जाता है सर, वही बेचते हैं। वो आखिरी कुछ अब ये बचे हुए हैं, कलेक्टर्स आइटम समझ लीजिए कुछ इस तरीके का। और लाल इमली के कपड़े के बारे में कहा जाता था कि पहन लो तो सर्दी में भी गर्मी लगने लगे। जी हाँ। तो दो ब्रांड थे, एक था लाल इमली, जैसे कि आपको दिखा दें, वो दिखाइए। एक
जिसके ऊपर लाल इमली लिखा रहता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, तो पहले लाल इमली का जो कपड़ा आता था उसका लोगो ये होता था, लाल इमली, और इस तरीके से लिखा हुआ, और ये बहुत बड़ा ब्रांड माना जाता था। मतलब आप ये समझिए, शादी ब्याह में लोग एक दूसरे को लाल इमली की शॉल दिया करते थे कि ये लीजिए लाल इमली। और इसके अलावा एक और ब्रांड था ये धारीवाल। लेकिन अब धारीवाल और लाल इमली की स्थिति कुछ ऐसी है कि कुछ एक आधा मीटर बचा है जिसको आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मिल के लिए मोहब्बत कुछ ऐसी है कि वो मिल जो कि एकदम बंद हो गई है, नौकरी नहीं है लोगों के पास, तनख्वाहें नहीं मिली हैं, उसी मिल के बाहर ये कपड़ा बेचा जा रहा है। ये लाल इमली का जैसे आप देख रहे हैं शॉल है, अब ये नहीं बनती, इसी मिल में बनी थी लेकिन अब नहीं बनती। तो ये कब का माल होगा? ये होगा 2016-17 का होगा। मतलब उसके बाद से नहीं बना है? उसके बाद से नहीं बना। और सुना तनख्वाह भी नहीं मिली? तनख्वाह हो गई कम से कम 42 महीने में 9 महीने की एडवांस मिली है। 42 महीने में 9 महीने की एडवांस मिली है। और उसके बाद फिर नील है। अभी यहाँ धरना हुआ था, पहले पेमेंट फिर बाद में देंगे वोट, ये हुआ। उसके बाद फिर पहले पेमेंट फिर वोट। आप हमको वोट पेमेंट नहीं दोगे, हम आपको वोट नहीं देंगे। ये किसके लिए बोला आपने? भाई हमने नहीं, पब्लिक यहाँ की बोल रही है, यहाँ के वर्कर्स बोल रहे हैं जी। यहाँ के पेमेंट तो हुई नहीं हुई, तो वो लोग कह रहे हैं वोट ही नहीं देंगे। कल यहाँ पे वो आए थे आपके, मतलब उन्होंने भी यही बताया। वो बताया भाई जो वर्कर हैं यहाँ देंगे नहीं देंगे, वो तो उनके ऊपर है। सही बात जी, ये उनके ऊपर है। चलिए, थोड़ा बहुत इतिहास है जो आपके पास है, ये रखे हुए आप बचाए हुए हैं। जब तक जिंदा रहेंगी जिंदा रहेगी। ये समझ लीजिए, जब तक हम जिंदा रहेंगी जिंदा रहेगी, और जब चली जाएगी तो वो चली जाएगी, समझ लीजिए। एनडीटीवी इंडिया पर 2 घंटे के दौरान गुड मॉर्निंग इंडिया में हमने आपको कई सारी खबरें दिखाई। अब हम आपको 5 और खबरें टॉप 5 के तौर पर दिखाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए, पोल में हिस्सा लीजिए और बताइए कौन सी खबर है जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं। चन्नी के भैया वाले बयान पर घमासान नंबर 1 पर। नंबर 2 पर पगड़ी घूंघट चूड़ी को छूट तो हिजाब पर रोक क्यों। नंबर 3 पुतिन की कथनी और करनी पर सवाल। 4 यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने की तैयारी। और नंबर 5 पर 2 साल बाद डीयू में फिर लौटी रौनक।